गुड आफ्टरनून। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा सब्जेक्ट है समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन भारत में शिक्षा से संबंधित हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था वो था मैकाले का घोषणा पत्र। मैकाले के घोषणा पत्र के बाद में यानी कि मैकाले का जो विवरण पत्र था उसके बाद में हमने देखा था वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र हमारे दो पार्टों में आया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। वुड का घोषणा पत्र आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज उसको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ना। और वुड के घोषणा पत्र को मैंने आपको बताया था कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी उसे कहा गया है। वुड के घोषणा पत्र के बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में प्रमुख शैक्षिक नीतियां। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में प्रमुख शैक्षिक नीतियां यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता से पहले जो ब्रिटिश काल जो चल रहा था, ईआईसी का मान लो, ईस्ट इंडिया कंपनी का मान लो, या फिर ब्रिटिश काल जो चल रहा था उसके दौरान प्रमुख कौन कौन सी शिक्षण से संबंधित नीतियां बनाई गई या सरकार द्वारा इन पर अमल किया गया। सीधी सी बात है, ब्रिटिश काल जो था वो भले ही शिक्षा के लिए सोच रहा था, लेकिन उनका शिक्षा के अंतर्गत इतना अधिक कोई भी दिलचस्पी वो नहीं दिखा रहे थे। उनका शिक्षा के माध्यम से वो यही चाहते थे कि हमें सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जो कि ब्रिटिश शिक्षा को ग्रहण कर चुके हो, यानी कि अंग्रेजी बोलना जानते हो, और साथ ही साथ में वो अपना साम्राज्य विस्तार भी करना चाहते थे। वो भारतीयों की नजरों में अच्छा बनना चाहते थे कि भारतीयों को यूं लगे कि भाई जो अंग्रेज है वो हमारे लिए शिक्षा के लिए कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी जो ब्रिटिश काल में एक तरीके से चल रही थी, शिक्षा तो एक नाम मात्र की चीजें रह गई थी। कुल मिलाकर उनका एक ही उद्देश्य था अपना साम्राज्य विस्तार करना और भारत में अपनी स्थिति को जो मजबूत है उसको और अधिक मजबूत करना। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पहले जो मुख्य जो हमने घोषणा पत्र देखा था वो था वुड का घोषणा पत्र। वुड का जो घोषणा पत्र था वो कहने को तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला था, लेकिन वुड का घोषणा पत्र जो है वो ब्रिटिश सरकार के लिए मात्र एक दिखावा था। वुड का जो घोषणा पत्र था वो क्या था? वो दिखावा था ब्रिटिश सरकार के लिए, यानी कि ईआईसी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कुल मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य था अपना साम्राज्य विस्तार करना, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। अपना साम्राज्य विस्तार करना, अधिक से अधिक व्यापार करना, ठीक है, और अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करना भारत के अंतर्गत। यही ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। और जो वुड का घोषणा पत्र था जिसमें बताया गया था कि भाई जो शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी के साथ साथ में भारतीय भाषाएं भी रहेगी। तो भारतीय भाषा, जिसकी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि नाम मात्र के दिखावे के लिए रखी गई थी, उनका कहीं पर भी उपयोग नहीं किया गया था। कुल मिलाकर वो जो चाहते थे बस अंग्रेजी का प्रसार करने चाहते थे और साथ ही साथ में अपने धर्म से संबंधित भी प्रचार करना चाहते थे। भले ही वो यही चाहते थे कि भाई धर्म की किताब कोई भी पढ़ सकता है अपनी स्वतंत्रता से, इसलिए तो इतनी सारी जो चीजें हुई, ठीक है, वे भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। ये सारी की सारी चीजें वो लोग करना चाहते थे। कुल मिलाकर उनका एक ही उद्देश्य था अपना साम्राज्य विस्तार करना। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत में सीधी सी बात है,
अब चीजें बहुत सी बिगड़ सी चुकी थी, क्योंकि भारतीयों को काफी हद तक चीजें समझ में आने लग गई थी कि कौन सी चीजें उनके लिए सही है और कौन सी चीजें उनके लिए सही नहीं है, कौन सा गवर्नर जनरल उनके हित में कार्य कर रहा है या हितों के बारे में सोच रहा है और कौन उनके विपक्ष में कार्य कर रहा है। ये काफी हद तक चीजें भारतीयों को समझ में आने लग गई थी। ठीक है, बस एक दिखावा कर रहे थे, जो EIC है वो बस दिखावा कर रही थी कि यही कि वो भारतीयों के हितैषी, कि भारत का सच में वो हित चाहते थे। आखिर में घुड़का घोषणा पत्र, ये सारी की सारी चीजें तो चली रही थी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में शिक्षा के अंतर्गत ही कोशिश को और जारी करते हुए 1882 में नया गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन भारत आया। 1882 में नए गवर्नर जनरल जिनका नाम था लॉर्ड रिपन भारत आया कब? 1882 में। 1882 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन भारत आए। ठीक है, इसके साथ में भी जो लॉर्ड रिपन जो भारत आए, तो उस समय जो घोषणा पत्र की तो चर्चाएं चली रही थी, मतलब तब से लेकर अभी तक जो वो लास्ट वाला घोषणा पत्र हमारे आया था 1854 का जो घोषणा पत्र आया था, जो वुड का घोषणा पत्र था, उससे लॉर्ड रिपन बहुत अधिक प्रभावित थे। कौन से वाले घोषणा पत्र से? वुड वाला, जो कि आया था 1854 में। तो जो 1854 का घोषणा पत्र आया था, उससे जब नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन भारत आए, तो उस वुड के घोषणा पत्र से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनको लगता था कि हाँ, जो वुड का घोषणा पत्र है वो सही है, भाई सही दिशा में जा रहा है। तो लॉर्ड रिपन 1854 के घोषणा पत्र को प्रभावी मानते थे। ठीक है, अतः उनकी इच्छा थी कि इसी घोषणा पत्र को स्वीकार करने की। वो नहीं चाहते थे कि कोई नया घोषणा पत्र आए या नए घोषणा पत्र की कोई वापस से उद्देश्य बताए, सारी की सारी चीजें बताए, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो चाहते थे कि जो 1854 का जो वुड का घोषणा पत्र है ना, उसी को स्वीकार किया जाए। ठीक है, उन्होंने उसको स्वीकार भी किया और उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा भी कि उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी के ऊपर कार्य किया जाएगा, ऐसा लॉर्ड रिपन ने सोचा। तो 3 फरवरी सन 1882 को अपनी कार्यकारिणी अपनी समिति के प्रमुख सदस्य सर विलियम हंटर 3 फरवरी 1882 को उनकी जो समिति थी उसके सदस्य थे, वो थे सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 3 फरवरी 1882 को जो उनकी कार्यकारिणी जो सभा थी या समिति थी, उस समिति का अध्यक्ष जो थे वो सर विलियम हंटर थे। तो उनको पहली बार भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष घोषित किया गया या अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनको अध्यक्ष बनाया गया कि भाई ये जो हमारी भारतीय शिक्षा आयोग की जो समिति है, जो पहली जो समिति बनी है भारत के नाम से संबंधित, तो इसके जो है आप अध्यक्ष रहेंगे या फिर आप इसमें कार्य करेंगे। इस आयोग में जो सदस्य थे वे ज्यादातर कौन थे? भारतीय थे, जिनके ऊपर ये दायित्व सौंपा गया था कि वे शिक्षा की प्रगति एवं सुझाव में कार्य करेंगे। इस
इस समिति के जो सदस्य थे वो भारतीय थे, ठीक है, और उन पर ये दायित्व सौंपा गया था कि आप एक तो कार्य करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से नए सुझाव हो सकते हैं उसके लिए कार्य करेंगे। अब है भारतीय शिक्षा आयोग हंटर 1882 1883। ये जो है हम आयोग कल पढ़ेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत रूपरेखा मैं आपको बता दूं। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर कमीशन, जिसको हंटर कमीशन 1883 भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग, यदि एग्जाम में आ जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम बताइए या फिर हंटर कमीशन से संबंधित अन्य नाम बताइए, तो भारतीय शिक्षा आयोग है या फिर हंटर कमीशन है। और ये कब आया था? 1882-83 में भारत में आया था, यानी कि ये इसका विवरण पत्र जो है, यानी कि इस आयोग का गठन हुआ था। और ये भी अगर देखे जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था, ठीक है, क्योंकि एक तो ये भारतीय शिक्षा आयोग का प्रथम आयोग था, ठीक है, उससे संबंधित जो भी सदस्य थे वो सब भारतीय थे, ठीक है। और ये जो हंटर कमीशन था ये एक वुड के घोषणा पत्र के बाद की चीजें हुई, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र से तो काफी ये लोग जो लॉर्ड रिपन थे वो काफी प्रभावित थे, लेकिन इसमें जो चीजें होंगी वो थोड़ी सी हटकर होगी, थोड़ी सी मुद्दे से परे होगी, लेकिन है तो शिक्षा के ही ऊपर होगी। तो आयोग की नियुक्ति के कारण, अब ये आयोग हुआ किस वजह से हुआ, इसके कौन कौन से कारण हुए, कौन कौन सी चीजें हुई, ठीक है। इस भारतीय शिक्षा आयोग समिति के कारण, कि भाई समिति बनी तो किस कारण पर बनी, वो हम देखेंगे। आयोग की नियुक्ति के कारण, आयोग की नियुक्ति के कारण, तो आयोग की नियुक्ति के कौन कौन से कारण थे? पहला कारण था कि वुड के आज्ञा पत्र में जो बातें थी उसको ईमानदारी से नहीं अपनाया गया, कि भाई जो वुड का जो घोषणा पत्र था उसमें जो भी बातें कही थी उसमें ईमानदारी नहीं थी, या फिर उसे ईमानदारी से नहीं अपनाया गया था। दूसरा है विद्यालय संस्कृति का केंद्र न होकर केवल डिग्री बांटने की संस्था रह गई थी। जो विद्यालय में हम संस्कृति पढ़ाते हैं, हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम उनको हमारी चीजें बताते हैं, हम उनको हमारा इतिहास बताते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें नहीं थी विद्यालय में। ना तो कोई संस्कृति का बढ़ावा हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ डिग्री बांटने की संस्था बन गई थी, सिर्फ और सिर्फ डिग्री बांटने की संस्था बन गई थी, तो इस वजह से भी था। तीसरा है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे सरकारी बाबुओं का विकास करना था जो कि उनके लिए कार्य करे। जो विश्वविद्यालय जो थे उनका कार्य ये नहीं था कि भाई वह बालकों का सर्वांगीण विकास करे, बल्कि वो ये चाहते थे कि ऐसे सरकारी बाबू पैदा हो हमारी शिक्षा से जो हमारे लिए कार्य करे। बस किसी का भी सर्वांगीण विकास नहीं था, किसी को भी कोई नए नए कौशलों का कोई भी विकास करना नहीं चाहते थे। और सबसे अहम जो है, ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र जब आया उस पर मोहर लगी, ठीक है, वो एकदम संचालित हो गया। फिर 1854 से लेकर 1882 तक वो एज इट इज चलता रहा, लेकिन उसके बाद में ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने आए कि उसने जो भी वुड के घोषणा पत्र में जो भी उसने बातें कही थी कि हम ऐसे कार्य करेंगे, वैसे कार्य करेंगे, भारतीयों के लिए ये होगा वो होगा, तो वो सारी की सारी बातों पर कुछ भी नहीं रहा, सबकी सारी बातों पर पानी फिर गया, क्योंकि लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। दूसरा तो जो विद्यालय थे ना वो सिर्फ डिग्री देने का काम कर रहे थे, यूं नहीं कि संस्कृति का बढ़ावा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो तीसरा था, जो विश्वविद्यालय थे ना वो तो सबसे बड़े होते हैं, शिक्षा के लिए सबसे ऊंची संस्था होती है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय केवल उनका यह कार्य रह गया कि भाई उनको तो बस और बस सरकारी ऐसे बाबू चाहिए थे
जो कि पढ़ाई के बाद में, डिग्री के बाद में, शिक्षा के बाद में उनके लिए कार्य करेंगे। सीधी सी बात है, EIC के लिए कार्य करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य करेंगे। इन सब कारणों से 3 फरवरी 1882 को, ये तो आपको पता ही है, 3 फरवरी 1882 में ब्रिटिश लोकसभा में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग में कुल 30 सदस्य थे। इस आयोग में कुल कितने थे? 30। इस आयोग में कुल 30 सदस्य थे, जिनमें 7 भारतीय सदस्य थे। अब ये भारतीय सदस्य कौन कौन से थे, मैं आपको नाम लिखा देती हूँ। पहला जो सदस्य था वो थे सैयद महमूद। दूसरे जो थे भूदेव। तीसरे जो थे भूदेव मुखर्जी, इनका पूरा नाम था, अब मुझे याद आया, भूदेव मुखर्जी। तीसरे जो थे वे थे आनंद मोहन बोस। चौथे जो थे वे हैं केटी तेलंग। पांचवे थे पी रंगनंद। मैं ऊपर लिख देती हूँ, छठा और सातवां। छठे जो थे मुदलियर या फिर मुदालियर। और सातवें लास्ट जो थे वो है सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एक्चुअली जो पांचवें थे उनका ही नाम है पी रंगनंद मुदलियर। यहाँ पे लिख लेती हूँ, पी रंगनंद मुदलियर पांचवे थे। छठे जो थे उनका नाम था महाराज जितेंद्र टैगोर। महाराजा जितेंद्र टैगोर, ये कहीं के महाराजा होंगे, हो सकता है। और छठे थे हाजी गुलाम। सातवें थे हाजी गुलाम। ठीक है। जो भारतीय शिक्षा आयोग की जो समिति बनी थी उसके अंतर्गत कुल मिलाकर 30 सदस्य थे और 30 सदस्य में से 7 सदस्य भारतीय थे। अब वो कौन कौन से थे? पहले थे सैयद महमूद, दूसरे थे भूदेव मुखर्जी, तीसरे थे आनंद मोहन बोस, चौथे थे केटी तेलंग, पांचवे थे पी रंगनंद मुदलियर, छठे थे महाराजा जितेंद्र टैगोर और सातवें थे हाजी गुलाम। फिर है आयोग के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र, तो ये हम पढ़ेंगे कल।